आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी चांद वाला राजकुमार भाग 3 शुरू करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी चांद वाला राजकुमार भाग 3। दाई कोई जगह ढूंढ रही थी जहाँ वह बच्चों को मार सके। तभी उसे एक कुम्हार का घर दिखा। उसने देखा कि कुम्हार के घड़े एक छकड़े पर रख दिए हैं और वह उन्हें आवाज जलाकर पकाने नहीं वाला है। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह उसे सबसे सरल मार्ग रखा दोनों को मारने का। वह उन्हें एक घड़े में डाल देगी और आग से पकने पर बच्चे जल जाएंगे। उस समय कुम्हार अपनी पत्नी से बात कर रहा था। भगवान घड़े डाल दिए हैं। अच्छा जी, पहले आप खाना खा लो, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। खाना खाकर आराम से नींद लेना, कुम्हारिन बाहर आकर बोली। सही कहती हो। कुम्हार ने चाक को एक ओर रखा। इन घड़ों को शाम तक पका लेंगे, अभी मैं थक गया हूँ बहुत। वह पसीना पोंछते हुए बोला, कमर दर्द कर रही है। हाँ जी, कितनी बार कह दिया है कि बुढ़े हो गए हो, इतना काम मत किया करो, लेकिन आप तो मानते ही नहीं। बड़े चले जवानी दिखाने। हट, अभी से कहाँ बूढ़ा हुआ, 50 तो हुआ नहीं बुढ़ा। मर्द 60 पे पाठा होते हैं, सुना नहीं क्या? होते होंगे। तुम कौन सा 60 से कम लगते हो? चेहरा देखो अपना शीशे में। 60 साल वाले तुम्हें बाबूजी कहकर बुलाएंगे। तू नहीं जानती, बचपन में 100 दंड पैंट लगा लेता था एक झटके में। कुमार छाती चौड़ी करके बोला। रहने दो, जानती हूँ कितना कर सकते हो। कुल मिलाकर तो 1.5 पसली हो। लगा कि 100 दंड बैठक। अरे जवानी में बड़ा सचीला था। पता नहीं कब सजीले थे, मैंने तो देखा नहीं। तूने तो सारा खून चूस कर ऐसा कर दिया है मुझे। सही है जी, मैं ही चूसती हूँ तुम्हारा खून। अभी और क्या कर रहे हो? औरतों की आदत खराब होती है, खून भी चूसती हैं और भिन भिन भी करती हैं, मच्छरों जैसे। कहानियों में सुना है कि युवा अप्सराओं और वृद्ध ऋषियों को दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है जी। कैसी बुड्ढी बांधी और तुम तो कामदेव से सुंदर हो। अरे दोबारा भिन भिन खाना लगा, वरना तेरा पति भूखा ही मारे तय भूल जाएगा। कहा ना सारी जवानी हूँ, हो गए भूख से बेहाल। जवान के भूख नहीं लगती, बड़े आए जवान। अब लगा ना नींद आ रही है। कुमार खिसियाते हुए बोला, चलो खाना खिलाती हूँ। कुम्हारन मुस्कुराई। दोनों भीतर चले गए। दाई को इससे अच्छा अवसर कहाँ प्राप्त होने वाला था। उसने देखा कि दोनों ने किवाड़ लगा लिए हैं तो चुपके से भीतर आई। दोनों को एक घड़े में डाल दिया और उन्हें इस तरह रखा कि उनका मुंह नहीं दिखे। अब किसी भी तरह कुम्हार नहीं जान सकता कि इस घड़े में 2 नवजात शिशु हैं। मुस्कुराते हुए वह चली गई। उसे महारानी से पुरस्कार भी तो लेना था। दोनों बच्चे शायद सो गए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि अपने जन्म की कुछ घड़ियों बाद ही उन्हें उनकी माँ से विलग कर दिया गया और उनकी मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। कुम्हार खाना लेकर ऐसा सोया कि अगले दिन ही उठा। सुस्ताते हुए वह बाहर आया। वह तो भूल ही गया था कि घड़े भी पकाने हैं। उसने आवा निकाला, लेकिन जिससे पहले वह आवा जलाता, उसने घड़े की ओर देखा और कुम्हारिन को आवाज लगा दी। कुम्हारिन भागी भागी बाहर आई। क्या हुआ जी? इन घड़ों को तुमने पकाया क्या? कुम्हारिन ने घड़ों की ओर देखा। वे सारे के सारे पके हुए हैं और आश्चर्य की बात यह है कि इतने अच्छे घड़े तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पकते हुए नहीं देखे। मैंने तो आवा भी नहीं जलाया। कमाल है, देखो तो कितने अच्छे घड़े पके हैं। इतने अच्छे से पके हुए घड़ों को तो मैंने कभी नहीं देखा। कुम्हार ने भी सिर सहमति में हिलाया। लेकिन यह हुआ कैसे? सहसा कुमार को एक घड़े में कुछ चमकता हुआ दिखा। देखो, उस घड़े से रोशनी आ रही है। हाँ, सही कहते हो जी। कुम्हारिन भी देखने लगी। कुम्हार छकड़ी के पास गया और घड़े टटोल कर देखने लगा। उसने वहां घड़ा हाथ में लिया जिससे रोशनी आ रही थी। उसके विस्मय का ठिकाना न रहा। अंदर एक नवजात बालक था और उसके माथे पर दूज का चांद बना हुआ था। यह रोशनी उसी चांद से आ रही थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। इधर आओ, उसने पुकारा। कुम्हारिन उसके पास गई।
उसे भी यह देखकर विश्वास ना हुआ, कितना प्यारा सुंदर शिशु है, मगर ये उस घड़े के अंदर कैसे आया? इसके माथे पर चांद और हथेली पर तारे बने हुए हैं। वह हतप्रभ हो गई। अचानक उसकी दृष्टि पास पड़े घड़े पर गई। उसने घड़े को उठाकर देखा तो उसमें एक नवजात बालिका दिखी। उसने उसे घड़े से बाहर निकाला। यह लड़की भी मिली है। कुम्हार को यह कोई सपना सा लग रहा था। उसने घड़ों में 2 सुंदर बच्चे मिले थे, जिसमें लड़के के माथे पर चांद और हथेली पर तारे बने हुए थे। उसने लड़की को भी अपने हाथों में लिया। मुझे तो दोनों जुड़वा लगते हैं, आपका कहना सही है। ये घड़े इस लड़के के माथे पर बने चांद के कारण पक गए। देखो तो कैसी रोशनी आ रही है इस चांद से। अभी तो दिन है, रात में कितनी सुहावनी हो जाती होगी। ये लड़की भी कितनी प्यारी और सुंदर है। दोनों भाव विभोर हुए जा रहे थे। तभी कुम्हार के दिमाग में एक बात आई। लेकिन इन बच्चों का हम क्या करेंगे? कुम्हार ने पूछा। यह बात तो अब तक आई नहीं मन में। उनके बच्चे तो हैं नहीं जिन्हें वे ढूंढ रहे होंगे। हम इन्हें अपने पास रखेंगे, कुम्हारिन बिना देर किए बोली। लेकिन कुछ नहीं। बुढ़ापे में किसे सहारे जिएंगे? सोचा है कभी? 48 के हो गए हो तुम, कब तक क्या करती रहोगे? नहीं, मैं इन बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कुम्हारिन दोनों को सीने से चिपका कर बोली। ये हमारे बच्चे नहीं हैं तो जिनके बच्चे होंगे वह इस समय इन्हें ढूंढ रहा होगा। पागल, अगर इनसे इतना ही प्रेम होता तो ऐसे घड़े में छोड़कर नहीं जाते इन नन्ही जानों को। कुम्हारिन आक्रोशित स्वर में बोली। उनके मन का मात्र सहसा जाग जो गया था। ठीक कहती हो जी। कुम्हार ने दोनों हाथ फेरा। शायद उनके मन में मोह आ गया। पिता बनने की लालसा ऐसे पूरी होगी, सपने में भी नहीं सोचा था। लड़के का नाम रखेंगे चंद्र ललाट। कुम्हारिन उत्साहित होकर बोली। और लड़की का चंद्रिका। नहीं रे, चंद्रिका यानी चांदनी, और चांदनी तो चंद्रमा की प्रेमिका होती है। तो क्या रखेंगे? तुम ही बता दो। उनकी नोक-झोंक दोबारा चालू हो गई। इसका नाम रखेंगे तारका, चांद की बहन तारका। नाम तो बड़े अच्छे रखते हो तुम, कुम्हारिन हंसते हुए बोली। अच्छा सुन, कुम्हार दोबारा गंभीर हो गया। हाँ, आसपास के लोगों को क्या कहेंगे? आसपास हमें जानता ही कौन है भी। यहाँ पर आए महीना भर तो कुल हुआ है। हाँ ठीक कहती हो। चंद्र के सिर पर कपड़ा बांध कर रखेंगे। किसी ने इसके माथे के चांद को देख लिया तो संदेह करेगा। ऐसा ही करेंगे। और मेरे लाडलों को अपनी आंखों के चांद तारों को की तरह रखेंगे। कुम्हार पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर दोनों को दुलार करने लगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी निधि उन्हें आज मिल गई। दोनों बच्चे राजमहल छोड़कर कुम्हार की झोपड़ी में रहने लगे। यही उनका महल था और यही उनका परिवार। यह थी हमारी कहानी। अब मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।